हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है फूल परी की क्लास की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। किसी गांव में वैशाली नाम की एक दुष्ट लड़की रहती थी। वैशाली काला जादू सीख रही थी और वो अक्सर गांव के लोगों के जानवरों को मारकर उनकी बलि चढ़ा देती थी। दूसरी तरफ बेचारे गांव वाले सोचते थे कि जंगल का शेर उनके जानवरों को मारकर खा गया है। वैशाली हमेशा गांव वालों के सामने एक सीधी साधी लड़की बनकर रहती थी, जिस वजह से कोई भी उस पर शक ही नहीं करता था। फिर एक दिन वैशाली की मुलाकात एक बुरे जादूगर से होती है। बातों ही बातों में उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखो, अगर तुम बहुत शक्तिशाली बनना चाहती हो तो तुम्हें जानवरों की बजाय इंसानों को मारकर उनकी बलि चढ़ानी होगी, तभी तुम बड़ी शक्तियों की मालकिन बन पाओगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लेकिन मैं अकेले इंसानों को नहीं मार सकती हूँ। मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे। फिर इंसानों की बलि चढ़ाने के बाद हम दोनों बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ये सुनकर वैशाली भी बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों पास के जंगल में जाकर वहाँ से जहरीली जड़ी बूटियाँ तोड़कर ले आते हैं। अब हमें काले जादू के मंत्रों से इन जड़ी बूटियों को बहुत खतरनाक बनाना है। उसके बाद रात होने पर वो दोनों सारी जड़ी बूटियाँ एक शैतानी बर्तन के अंदर डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारी जड़ी बूटियाँ बहुत ही काली हो जाती है और साथ ही उनमें से तेज दुर्गंध आने लगती है। हमारी जड़ी बूटियाँ तैयार हो चुकी हैं। चलो इन्हें गांव के कुएं में डाल देते हैं। फिर कुएं के पानी को पीने के बाद धीरे धीरे सभी गांव वाले बुरी तरह से बीमार पड़ जाएंगे और कुछ ही दिनों में एक एक कर सभी की मौत हो जाएगी और उनके मरते ही शैतान बहुत ही खुश हो जाएगा और हम दोनों को ढेर सारी शक्तियाँ प्रदान करेगा। अरे वाह, तब तो बड़ा ही मजा आएगा। चलो जल्दी से कुएं में जड़ी बूटी डाल देते हैं। उसके बाद वो दोनों गांव के कुएं में सारी जड़ी बूटी डाल देते हैं। दूसरी तरफ इस बात से बेखबर गांव वाले कुएं का पानी पीना जारी रखते हैं। फिर कुछ ही दिनों में काले जादू से तैयार की गई जड़ी बूटी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और एक एक कर सभी गांव वाले बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। जिसके बाद गांव वाले शहर के डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी दवाइयाँ देने के बाद भी डॉक्टर लोगों को ठीक नहीं कर पाता है और आखिरकार डॉक्टर हार मानकर वहाँ से वापस शहर चला जाता है। कुछ ही दिनों में गांव के आधे से ज्यादा लोग इस तरह से बीमार हो जाते हैं कि उनका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ गांव वालों को बीमार देख वैशाली और वो दुष्ट जादूगर बहुत खुश हो रहे थे। अब ये लोग बुरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं, इनके बचने की अब कोई भी उम्मीद नहीं है। बस हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा, उसके बाद सभी का ऊपर का टिकट कट जाएगा। इस तरह वैशाली और वो जादूगर अपनी जीत की खुशियाँ मनाने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक परी आसमान से उड़ते हुए उन बीमार गांव वालों को देख लेती है। वो परी लोग की सबसे शक्तिशाली परी थी और उसके पास फूलों की शक्ति थी, इसलिए सभी लोग उसे फूल परी कहते थे। फूल परी से गांव वालों की हालत देखी नहीं जाती और वो उनकी मदद करने गांव में चली जाती है। फूल परी जब गांव वालों से उनकी बीमारी के बारे में पूछती है तो कोई भी गांव वाला उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। फिर परी अपनी आंखें बंद करके ये पता लगा लेती है कि किसी ने इन पर जादू टोना किया है। उसके बाद फूल परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ पर एक सफेद रंग का सांप प्रकट करती है
मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम सब लोगों पर काला जादू किया गया है, लेकिन तुम सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारा सारा काला जादू मेरा ये जादुई सांप अपने अंदर खींच लेगा। फिर वो सांप एक एक कर सभी गांव वालों को काटना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सांप का रंग पूरी तरह से काला हो जाता है। सुनो मेरे प्यारे जादुई सांप, जिस किसी ने इन लोगों पर काला जादू किया था उससे जाकर सबक सिखा दो। फिर वो सांप वहाँ से भागता हुआ वैशाली और उस जादूगर के पास आकर उन दोनों को काटना शुरू कर देता है। हाय रे, मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ। अरे इसने हमारा काला जादू हमारे ही शरीर में डाल दिया है, अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते उन दोनों का शरीर पूरी तरह से काला पड़ जाता है और वो जादुई सांप फिर से सफेद रंग का हो जाता है। फिर वो दुष्ट जादूगर और वैशाली दोनों तड़पते हुए अपने प्राण छोड़ देते हैं। उसके बाद फूल परी अपनी जादुई शक्ति से उस गांव में एक बड़ा सा फूलों का स्कूल प्रकट कर देती है और सभी गांव वालों को उसके अंदर ले जाकर काले जादू से बचने की विद्या सिखाने लगती है। और 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद गांव वाले अच्छी तरह से विद्या सीख जाते हैं। आज के बाद कोई भी काला जादू तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और हाँ, जब भी तुम सबको कोई काला जादू करने वाला बुरा इंसान दिखाई दे तो तुम सब अपनी विद्या से उसे सबक सिखा सकते हो। फिर सभी गांव वाले फूल परी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद फूल परी अपने परिदेश वापस चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। साथ ही उस दिन के बाद से गांव वालों के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आती और वो सभी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। विजयनगर नाम के एक गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता नहीं थे। दिव्या दिखने में थोड़ी सांवली थी। दिव्या अपना गुजारा करने के लिए पॉपकॉर्न बेचने का काम करती थी, जिससे उसका गुजारा चलता था। दिव्या का रंग काला होने की वजह से कोई भी लड़की दिव्या से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। सभी लड़कियां मिलकर सिर्फ दिव्या का मजाक उड़ाती थीं। ये सब दिव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जब दिव्या पॉपकॉर्न बेचकर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव की कुछ लड़कियां उसे रोक लेती हैं और उसका काला रंग होने पर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे प्रियांशी, सामने देखो, दिव्या रानी आ रही है, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो रानी साहिबा को गुस्सा आ जाएगा। हाँ आलिया, तुम बिल्कुल सही कहती हो। दिव्या रानी इतनी सुंदर है, पूरे गांव में इनके जितना सुंदर तो कोई भी नहीं है। दिव्या को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। अरे दोस्तों, तुम लोग इस काली का मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो इसे गुस्सा आ जाएगा तो वो हम लोगों को बहुत मारेगी। क्या कहा? ये काली हमें मारेगी? इतनी हिम्मत है इसमें? कभी किसी को मारा भी है? एक हाथ मारेंगे ना, हवा में उड़ जाएगी तू। ऐसा बोलकर सभी लड़कियां दिव्या का मजाक उड़ाने लगती हैं। बेचारी दिव्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर वो उदास होकर अपने घर की तरफ चल देती है और ऊपर वाले से आकर कहती है, हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया है? गांव के सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता और गांव की लड़कियाँ मेरा हमेशा मजाक उड़ाती हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जब मैं इतनी ही बुरी हूँ तो आज के बाद मैं घर के बाहर कभी भी नहीं निकलूंगी। मैं बहुत खराब हूँ। फिर उस दिन के बाद से दिव्या घर से बाहर नहीं जाती है। वो उदास होकर चुपचाप घर में ही बैठी रहती है और किताब पढ़कर अपना मन बहलाती रहती है। एक दिन की बात है,
जब दिव्या उदास होकर बैठी हुई थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। घर पर कोई है? दिव्या को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। तब दिव्या उसके पास जाकर उसे देखती है। क्या बात है, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर आप मुझे कुछ खिला दें तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तुम चिंता क्यों करती हो बहन? तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें अभी कुछ खाने के लिए देती हूँ। दीदी, आप कितनी अच्छी और नेक दिल की हैं। ऊपर वाला आपकी तरह सभी लोग को बनाए। जैसे ही दिव्या खाना लेने के लिए जाने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर दिव्या बिल्कुल ही हैरान हो जाती है कि अचानक से वो लड़की गायब कैसे हो गई और उसकी जगह पर इतनी सुंदर परी कैसे प्रकट हो गई। तभी परी दिव्या से कहती है, अरे दिव्या, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं परीलोक की दुनिया में रहने वाली फूल परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो गई। तुम बहुत ही अच्छी और ऊपर वाले की बनाई हुई बहुत ही नेक बच्ची हो। मुझे पता है दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। तुम काली हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले की लीला है। परी जी, जब ऊपर वाले ने मुझे काला बनाया है तो सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जानती हूँ दिव्या, लेकिन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे तुम भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाओगी। ये लो दिव्या, ये परीलोक की फूल परियों का जादुई लहंगा है। अगर कोई भी परी इस लहंगे को पहनती है तो वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। जैसे तुम इस लहंगे को पहनोगी, तुम भी बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाओगी। इस लहंगे की एक और खासियत है, अगर तुम इससे कुछ भी मांगोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, ये लहंगा किसी भी गलत इंसान के हाथों में ना पड़े, नहीं तो रानी परी गुस्सा हो जाएंगी और फूल परियों का जादुई लहंगा गायब हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फूल परी जी। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी कि ये जादुई लहंगा किसी भी गलत व्यक्ति के हाथों में ना पहुँचे। फिर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है और परीलोक की दुनिया में वापस चली जाती है। अब दिव्या बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब दिव्या के पास फूल परियों का जादुई लहंगा था। उस लहंगे से दिव्या अब बहुत ही सुंदर और गोरी हो सकती थी। फिर दिव्या उस जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, तुम मुझे बहुत ही सुंदर और गोरी बना दो। दिव्या के इतना कहते ही दिव्या बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। अपना इतना बदला हुआ रूप देखकर दिव्या बहुत ही खुश हो जाती है। अब दिव्या को फूल परी के दिए हुए जादुई लहंगे की वजह से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। उसके पास रहने के लिए एक बड़ा सा घर था, खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने थे और पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े थे। परी के दिए हुए जादुई लहंगे की मदद से दिव्या का अब पूरा जीवन ही बदल गया था। अब दिव्या के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। गांव की सभी लड़कियाँ दिव्या की अच्छी दोस्त बन गई थी। अब दिव्या खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इसीलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझ नहीं सकते। चंडीगढ़ नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थीं, राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी साक्षी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी।
चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उनके राज्य में एक कुसुम नाम की औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सुनैना और दूसरी का नाम था गौरी। वो दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थीं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर काम करने से मना किया करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती थीं। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे गौरी, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक बड़े फूल के पेड़ में बदल सकती हूँ। चलो आज हम उसे आजमाते हैं। उसके लिए मुझे 2 पानी के घड़े चाहिए। जाओ, तुम जाकर उसे लेकर आओ। उसके बाद गौरी 2 पानी के घड़े लेकर आती है। गौरी, अब तुम मेरे ऊपर ये पहले घड़े वाला पानी डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल के पेड़ में बदल जाऊंगी। और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। कोई भी पत्ते या टहनी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। उसके बाद सुनैना नीचे बैठ जाती है और मन ही मन में कोई मंत्र पढ़ती है। तब गौरी उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डालती है। देखते ही देखते सुनैना एक फूल वाले पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ने लग जाती है। उसके बाद गौरी उसके बदन पर दूसरे घड़े वाला पानी डाल देती है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं और कौन जाएगा? मैं नगर में फूल बेचने के लिए जा रही हूँ। फिर सुनैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो फूल, ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूल ले लो। तभी उसकी आवाज राजकुमारी साक्षी सुन लेती है और साक्षी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, मुझे बहुत सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ बेटा, बुला लो। तभी साक्षी नौकरों को कहकर सुनैना को अंदर बुला लेती है। नमस्ते महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी साक्षी को। इसके कितने पैसे लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना भी दोगी मैं उतना ले लूंगी। ठीक है। रानी वो फूल की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली सुनैना को दे देती है। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब सुनैना भी सोने के सिक्के के मिलने की वजह से बहुत ही खुश है। गौरी भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकाला करती थीं और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थीं। राजकुमारी साक्षी भी लगभग हर रोज ही वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सुनैना के घर पहुंच जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि सुनैना और गौरी अपने बगीचे में जाती हैं और सुनैना और गौरी रोज की तरह अपने काम में लग जाती हैं। अंत में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है और सुनैना की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है।
आपको कोई लड़की पसंद आई है, यानी वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक कुसुम के घर जाकर राजा का बुलावा बोलते हैं। गौरी, सुनैना, जल्दी से बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? तभी गौरी और सुनैना अपनी माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह कुसुम राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुसुम महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। आज हमने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम महाराज? हम हमारे राजकुमार अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर